Hello students, welcome back. Welcome to the part 9 of chapter 9 coordination compounds. तो पार्ट 8 के अंदर हमने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था वर्नर थ्योरी फॉर द बॉन्डिंग। जो वर्नर थ्योरी थी उन्होंने क्या किया था, वर्नर थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी विच हु ट्राइज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वर्नर एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ, काफ़ी लिमिटेशंस रह गई। ठीक है, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास सेकंड थ्योरी आती है, सेकंड थ्योरी फॉर द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपने चैप्टर 4 क्लास 11th में पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल ही आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और वो क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, जिससे उनके बीच में क्या बन जाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये सारी क्या थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। लेकिन ये थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए, जो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो ये बॉन्डिंग है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसने क्या एजप्शन किए या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं कि what are the postulates of valence bond theory for the bonding in coordination compound. So there are mainly 5 postulates, and you will understand these postulates very easily if you have very clear idea about the atomic orbitals and the valence bond theory of chapter 4 of class 11th, then you will get it here easily. तो इसमें क्या आते हैं पोस्टुलेट्स की हम बात करते हैं। पोस्टुलेट्स या एजप्शंस थे, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो क्या थी, वो क्वालिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इस तरीके का क्या किया था, एक गैस किया था। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो इसमें मेनली कौन कौन से पोस्टुलेट थे। सबसे पहले पोस्टुलेट ये था कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड्स द वैकेंट डी ऑर्बिटल for the incoming electrons of the ligands। जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड द वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए सेंट्रल मेटल आयन विच accommodate the incoming electrons from the ligand is equal to its coordination number। आई बात समझ में क्या, कि ये कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड्स vacant d orbitals for the electrons coming from ligands, and the vacant d orbitals in central metal ion is equal to its कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने जब आपको जनरल टर्म्स बताया था वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया था। क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए सेंट्रल मेटल एटम कैन फॉर्म विद द लिगेंड्स। लिगेंड्स के साथ वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, वही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जो इलेक्ट्रॉन हमारे लिगेंड से आते हैं, और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करता है वो किसके इक्वल होते हैं, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है सेंट्रल मेटल आयन। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पोस्टुलेट्स की। सेकंड पोस्टुलेट कौन सा है आपका? सेकंड पोस्टुलेट है कि द ऑर्बिटल्स ऑफ रिलेटिव एनर्जीज, जिनकी एनर्जीज क्या होती हैं, एक दूसरे के आसपास होती हैं, एनर्जीज कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट गैदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड डेफिनिट ज्योमेट्री, ठीक है। जो क्या करते हैं, जैसे कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एस, पी, ये और डी। जो एस, पी, डी सब सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी थोड़ी आसपास होती है, और वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। तो इन्होंने बताया कि अगर 4 ऑर्बिटल हैं और उसमें क्या है, एस और पी, एस के एक है, पी के 3 है, तो वो आपको कौन सी ज्योमेट्री देगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर 4 है और उसमें एक डी एस पी 2 है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है भाई, स्क्वायर प्लेनर। और अगर 6 है और वो आपका D2sp3 हो सकता है या sp3D2 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, D2sp3 या sp3D2 हो सकता है, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट था कि भाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं रिलेटिव एनर्जी के, वो आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं विद डेफिनेट ज्योमेट्री, और वही ज्योमेट्री क्या करती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को भी डिफाइन करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है भाई, थर्ड पॉइंट ये कहता है जो डी ऑर्बिटल्स इस हाइब्रिडाइजेशन में, ये इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो इनर डी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन्वॉल्व, द डी ऑर्बिटल्स involved in hybridization may be inner or outer d orbitals, ठीक है। इनर डी ऑर्बिटल्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन या एटम भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि भाई, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है आपसे, ये जो इनर और आउटर डी ऑर्बिटल का मतलब है कि एक तो देखो, आपको जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट बताया था तो उसमें बताया था कि भाई जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इनर डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल से अंदर वाला। तो अगर आउटर मोस्ट सेल से अंदर वाला ऑर्बिटल भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, और आउटर मोस्ट सेल, इनर और आउटर, आउटर का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल का डी ऑर्बिटल, और इनर का मतलब हो गया आउटर से एक अंदर वाली सेल का डी ऑर्बिटल। दोनों डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर यूज हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके साथ लिगेंड कौन सा है, और उसमें सेंट्रल मेटल आयन की वो कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। वो अभी हम यहाँ पर एग्जांपल करेंगे तो वो आपको उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये अभी हमने आपको 3 पोस्टुलेट बताए हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि भाई जो लिगेंड होते हैं, द लिगेंड्स
the ligands present in a coordination compound या which are bonded to the central metal ion, they have at least one orbital which have a lone pair. ठीक है, हर एक लिगेंड के पास एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है. ठीक है, each bonded ligand has at least one orbital which have lone pair. ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा. ठीक है, एंड इच बॉन्डेड ligand has at least one orbital which have lone pair and that lone pair is donated to the central metal ion to form the coordinate bond. And fifth point क्या कहता है, the vacant d orbital overlap with the orbitals of the ligands which have lone pairs. ठीक है, जो मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड के उस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं. इस तरीके से जो मेटल और सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं. तो देखने में और सुनने में, इसको पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, इन्होंने बिल्कुल इसको जस्टिफाई कर दिया है. लेकिन जब आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई नहीं, ये तो कुछ और ही चल रहा है. ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर क्या है कि द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन overlap with the orbital of ligand having lone pair to form coordinate bond. ठीक है, आई बात समझ में कि फिफ्थ में उन्होंने आखिर बता ही दिया कि भाई जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड के लोन पेयर, जिसके अंदर लोन पेयर होते हैं, उस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. इतना आसान है क्या, पता नहीं. इन्होंने ये बताया था लेकिन इसका कोई पिक्चराइजेशन या कोई इक्वेशन इन्होंने बताई नहीं कि भाई किस तरीके से आप इसकी ओवरलैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स वहां पर ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है. बस इन्होंने यही बताया कि भाई सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जो लिगेंड से लोन पेयर्स आते हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए. ठीक है, और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करता है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है. सेकेंड रूल उन्होंने बताया था कि भाई जो एसपीडी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं रिलेटिव एनर्जी के, वो एक साथ कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं इक्विवेलेंट एनर्जी के और एक डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं. अगर 4 है तो वहां पर sp3 बनता है तो टेट्राहेड्रल dsp2 होता है. मीन्स एक s और 3 p के ऑर्बिटल यूज होते हैं तो टेट्राहेड्रल ही बनता है वो हमेशा. और एक इनर d और एक s और 2 p यूज होते हैं तो स्क्वायर प्लेनर बनता है. इनर dsp3 या sp3d2 बनता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है. थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो इनर या आउटर डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन के. ठीक है, और हर एक लिगेंड के पास एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, वो उस लिगेंड के ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर है ओवरलैप करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है. तो इसके साथ हमारे जो पोस्टुलेट हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वो कंप्लीट हो जाते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल की, एप्लीकेशन की, कि भाई क्या एप्लीकेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके हमने आपको ये बताया कि भाई कौन सा लिगेंड डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा
कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए हमने आपको पहले ही बताया है चैप्टर 8 के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कि भाई जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये बहुत आसान है अगर आप इनको पोस्टुलेट्स को समझेंगे। ठीक है, ये देखो पहले हमने आपको वार्नर थ्योरी बताया, वार्नर थ्योरी के आपको पोस्टुलेट्स बताए थे। ठीक है, उनके भी पोस्टुलेट ये थे कि भाई जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है और उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और वो लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है और वो उसकी ज्योमेट्री को क्या करती है, डिसाइड करती है। ठीक है, और अगर किसी लिगेंड में 4 हैं तो वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं, ये सारे पोस्टुलेट्स थे। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर बहुत सारे थे कि भी वो कलर के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं बता पाए थे, और ये भी नहीं बता पाए थे कि भाई जो इतने कम कंपाउंड होते हैं, मीन्स इतने कम एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों फॉर्म कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो इसलिए वो थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है भाई, फिर इसके बाद हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने आपको पोस्टुलेट्स बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस में करते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब है कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं हमने इसको यूज किए इन द कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल आता है CrNH3 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आपको पता है कि भाई क्रोमियम क्या होता है 24, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। ये होता है AR, ठीक है, 4s1 3d5। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, Cr जो है वो Cr3 पॉजिटिव आयन में है। तो Cr3 पॉजिटिव क्या होगा, ये होगा AR3 पॉजिटिव में एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, ये बन जाएगा 3d3। एम आई राइट? एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, तो 3 बच गए इसमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखना है, बॉक्स नोटेशन में। तो आउटरमोस्ट शेल के लिए हमने लिखा, ठीक है, 3 है इसमें, 1 2 3। ठीक है भाई, ये आ गया इसमें। ठीक है, ये आपका 3D हो गया, ये 4s खाली, और ये 4D 4s, और ये 4p भी खाली हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को हमें Cr3 पॉजिटिव को Cr3 पॉजिटिव इन CrNH3 का 6 3 पॉजिटिव में क्या करना है। अब आपको पता है कि भाई हर एक मॉलिक्यूल जो होता है अमोनिया का, वो क्या कर रहा है, एक लोन पेयर देगा। तो हर एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर आती चली जाएगी। ठीक है, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस। जो आपके फील्ड है, चाहे उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है या डबल इलेक्ट्रॉन है, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ऑर्बिटल में जाएंगे जो वैकेंट हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर वहां पर कोई भी रिपल्सन हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये आपके पास आएगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपके पास 3D। तो भाई 3 तो इसमें ये थे भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि क्रोमियम के थे, लेकिन यहाँ पर आपके
डबल इलेक्ट्रॉन बन गए, किस वजह से? NH3 की वजह से। ठीक है, ये NH3 की वजह से आ गए। ये आपका 4s हो गया, ये 4p हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ये भी NH3 की वजह से आया, ये भी NH3 की वजह से आया, ये भी NH3 की वजह से आया और ये भी NH3 की वजह से आया। तो अब यहाँ पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। डी के 3 मतलब इनर वाला यूज हुआ है तो डी के 2 हैं, एस का 1 है और पी के 3 है, तो ये कौन सा बन गया? DsP3। क्योंकि डी अंदर वाला यूज हुआ है तो डी पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर डी कौन सा है? 3D है, S 4s 4p। आ रहा है समझ में? सिंपल है। देखो, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स मिलता है तो आप उसमें बताएंगे कि भाई पहले हमने एक जर्नल मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी शॉर्ट हैंड में, कि आपको पता चल गया ये। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पहले ही बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए भी किसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक्सेप्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने CR के लिए लिखा, क्रोमियम के लिए आपको पता है ये एक्सेप्शनल क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करने के लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देता है। फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो क्रोमियम है उसकी जो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम पहले आपको बता चुके हैं। तो उसमें यहाँ पर 3 पॉजिटिव के लिए मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए, एक इसमें से और 2 इसमें से, तो यहाँ पर आपका 3d3 हो गया। 3d3 को हमने ऐसे लिखा, लेकिन इसमें वैकेंट ऑर्बिटल तो है क्योंकि फोर्थ सेल का है ये, मीन्स फोर्थ ऑर्बिटल का जो फोर्थ पीरियड है पीरियडिक टेबल में उसका एलिमेंट है। तो फोर्थ पीरियड के अंदर फोर्थ सब सेल जो होती है उसके अंदर, सॉरी फोर्थ सेल जो होती है उसके अंदर जितने भी आपके सब सेल होते हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, उसमें 4s भी होता है, 4p भी होता है और आगे 4d भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये था, हमने वैकेंट वाले भी लिख लिए। वैकेंट वाले क्यों लिखे हमने? वैकेंट वाले हमने इसलिए लिखे ताकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है अमोनिया से वो एकोमोडेट हो सके। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर ये एकोमोडेट हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ये आपके, आप इनको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे FeCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो है इसके अंदर इन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया है कि भाई कहीं पर तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मतलब उनका पेयरिंग कर दी और कहीं पर वो पेयरिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो पेयरिंग होगी नहीं होगी। यहाँ पर अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं उसमें आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हम और भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। आयरन आपको पता है 26 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है Ar4s2 3d6। लेकिन हमें तो Fe3 पॉजिटिव के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा Ar3d5, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। ठीक है, 3d5 हो गया, 3d5 हो गया। ठीक है, 3d5 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि भाई जो आपका यहाँ पर है Fe3d5, तो Fe3 को क्या लिख सकते हैं, Fe3 इन फ्री स्टेट ये होता है, ये 3d है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम हुंस रूल फॉलो करेंगे, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। ठीक है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम Fe3 पॉजिटिव इन FeCN6 3 नेगेटिव, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा कि भाई पहले तो
ये जो 5 हैं इनका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो वैकेंट ऑर्बिटल बचते हैं उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आपके आ जाएंगे लोन पेयर्स विच आर डोनेटेड बाय द साइनाइड। जो यहाँ पर साइनाइड था CN, उसने ये डोनेट किए हैं। ठीक है, ये डोनेट किए हैं, ये भी CN से आया है, ये भी CN से आया है, ये CN से, ये भी CN से, ये भी CN से और ये भी CN से। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, D2sp3 बन गया। ठीक है, लेकिन अब आपको याद रखना है कि भाई अगर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी सेंट्रल आयन की, सेंट्रल मेटल आयन की, अगर उसमें डी में दो दो तो नहीं रहते हैं, 3 रहते हैं। ठीक है, 3 रहते हैं तो क्या होगा, वहां पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, 3 में पेयरिंग नहीं होगी, सॉरी 3 में कुछ भी नहीं होगा, सिंपल आ जाएंगे। लेकिन अगर 5 हैं तो 5 में पेयरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पेयरिंग कब कब हो सकती है ये हम आपको बता देंगे कि भाई अगर यहाँ पर CN हुआ, CN है, NO2 है, CO है या NH3 है, इन सब के केस में क्या होता है, इन सब के केस में पेयरिंग हो जाती है मोस्टली सभी में। ठीक है, CN में, NO2 में, CO में, NH3 में। लेकिन अगर वाटर है, Cl है, F है, इनके केस में पेयरिंग नहीं होती है। और EN के केस में भी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई किस किस लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग वाले के केस में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एक और कॉम्प्लेक्स है आपके पास, हम एक और करेंगे जिसमें पेयरिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, D2sp3, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुए हैं, फिर S और फिर P यूज हुए हैं, तो D2sp3 लिखा हमने। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं जहां पर पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। और देखो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरामैग्नेटिक। लेकिन कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये वाला। ये वाला क्यों है ज्यादा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसमें सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम आगे। देखो इसमें मैं एक और एग्जांपल करने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई कहां पर पेयरिंग नहीं होती है। जैसे आपके पास है FeH2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर देखिए Fe आपको पता है 26, ये होता है Ar4s2 3d6। लेकिन Fe3 पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ar3d5। तो Fe3 पॉजिटिव को अगर हम बॉक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा सभी में 1 1 आ जाएगा, दैट इज 3d4s आपका वैकेंट है अभी। ठीक है, अभी हमने इसको लिगेंड फॉर्म में नहीं लिया है, दैट इज 4s एंड दैट इज 4p। लेकिन जैसे ही हम Fe3 पॉजिटिव को इन FeS2O6 3 पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले S में आएगा, फिर इसमें आएंगे। ठीक है, इसमें आ गया 4s 4p और 4d जो वैकेंट d ऑर्बिटल है उसमें भी क्या आ जाते हैं, एक एक लोन पेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर ये S, ये भी वाटर की वजह से आया है, ये भी वाटर की वजह से आया है, ये भी वाटर की वजह से, ये भी वाटर की वजह से, ये भी वाटर की वजह से और ये भी वाटर की वजह से। तो जितनी भी यहाँ पर ये आपको पेयर्स दिख रही हैं, लोन पेयर्स, ये सभी किसकी वजह से आई हैं, वाटर की वजह से आई हैं। तो इसलिए हमने इनके नीचे वाटर लिखा, तो ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया।
जिसके अंदर बॉन्डिंग हुई है लिगेंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d2। तो यहाँ पर तो हमने लिखा था d2sp3 क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हुए थे, और यहाँ पर हमने लिखा है sp3d2 क्योंकि यहाँ पर बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये आपको याद रखना है कि भाई किन किन लिगेंड के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, किन किन लिगेंड के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम यही एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और एग्जाम्पल कराएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप स्टडिंग, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू।